हेलो कॉमरेड फैमिली। सो हियर आई एम लारा फातिमा। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो यहाँ पर हम कर रहे थे फर्स्ट ईयर बीकॉम सेमेस्टर फर्स्ट का बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड आज का टॉपिक है हमारा मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई। सो यहाँ पर हमने फर्स्ट ईयर बीकॉम का आपका जो बिजनेस इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है उसका सिलेबस देखा था कि आपके सिलेबस में कितने मॉड्यूल्स हैं, क्या आपका डिटेल सिलेबस है, कौन कौन से टॉपिक्स आपको कवर करने हैं। सो उस पर हमने फर्स्ट वीडियो की थी इंट्रोडक्शन टू बिजनेस इकोनॉमिक्स की एंड दिस इज अवर सेकेंड वीडियो जिसमें हम पढ़ेंगे मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई के बारे में। क्या होती है मार्केट डिमांड and market supply, the basic of market demand, market supply and equilibrium price, shift in demand supply curve and equilibrium, ये टॉपिक्स आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो एंड देखते हैं सबसे पहले बेसिक मार्केट डिमांड से। यहाँ पर सो मार्केट डिमांड क्या होती है, इकोनॉमिक्स का तो हमने देखा था कि बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या होती है, ठीक है। इन इकोनॉमिक्स बोथ डिमांड एंड सप्लाई आर इंपॉर्टेंट फोर्सेस थ्रू विच मार्केट इकोनॉमी फंक्शंस। अब यहाँ पर क्या बोला है कि मार्केट इकोनॉमी जिस तरीके से वर्क करती है उसके लिए डिमांड और सप्लाई दोनों ही चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है इकोनॉमिक्स में, ठीक है। तो डिमांड और सप्लाई दोनों ही चीजें हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में हम देखने वाले हैं। इंडिविजुअल्स डिमांड इज डिजायर बैक्ड बाय हिज हर एबिलिटी एंड विलिंगनेस टू पे। अब हम बात करें किसी भी एक इंडिविजुअल की कि कोई भी एक पर्सन है उसकी डिमांड क्या है, तो जो भी डिमांड होती है उसको हम कह सकते हैं डिजायर, ठीक है। किसी भी चीज को खरीदने की जो इच्छा होती है, एंड विलिंगनेस टू पे, जिस चीज को हम खरीदने की इच्छा रखते हैं उसको हम पे कर सकें, ठीक है, उसको खरीद सकें। खरीदेंगे कैसे? पे करके, ठीक। There is an indirect or negative relationship between price and quantity demanded। अब देखो इस लाइन को बहुत ध्यान से समझना। प्राइस के और क्वांटिटी डिमांडेड के दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप होता है वो कैसा होता है? निगेटिव होता है, ठीक है। अब निगेटिव का या फिर इनडायरेक्ट का मतलब यहाँ पर क्या है? निगेटिव रिलेशनशिप का मतलब है कि जब भी कोई एक चीज इंक्रीज होगी देन दूसरी वाली चीज डिक्रीज होगी, ठीक है। अगर कोई एक चीज डिक्रीज हो रही है देन अदर वन विल बी इंक्रीज। सो यहाँ पर इस रिलेशनशिप को बोलते हैं हम निगेटिव रिलेशनशिप। तो कोई भी एक प्रोडक्ट है, ठीक है, उसके जो प्राइस है, अब उस प्राइस पर उसकी कितनी क्वांटिटी डिमांड थी, अगर उसके प्राइस इंक्रीज होते हैं तो क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगी, अगर उसके प्राइसेस डिक्रीज होते हैं तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो जाएगी। समझ में आ गया रिलेशनशिप दोनों का। जैसे हम एग्जांपल लेके देखें कि कोई भी एक प्रोडक्ट हम मान लेते हैं, पहले था 5 रुपए का, अब कोई भी पर्सन जो है उसकी डिमांड जो है क्वांटिटी डिमांड की वो थी 10 यूनिट, ठीक है। 5 रुपए का बिक रहा था तो उसकी कोई भी पर्सन जो था वो 10 यूनिट्स खरीद रहा था, ठीक है। अब 10 यूनिट्स कितने की हो जाएंगी? 5 रुपए के हिसाब से 50 रुपए की, ठीक है। अब जो पर्सन है वो क्या करेगा? अपना 50 रुपए यहाँ पर दे रहा है खरीदने के लिए। अब वो चीज, वो प्रोडक्ट जो है इंक्रीज होके 7 रुपीज का हो गया, ठीक है, 2 रुपए का बढ़ गया। तो यहाँ पर क्वांटिटी डिमांडेड जो थे वो क्या हो जाएंगे? डिक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। तो जब हमने यहाँ पर देखा कि प्राइस जो है इंक्रीज हो रहा है तो क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज होकर यहाँ पर 8 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये रिलेशनशिप होता है प्राइस के और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में। इंडिविजुअल सप्लाई इज द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट दैट प्रोड्यूसर इज विलिंग टू सेल एट अ गिवन प्राइस। अब देखो ये तो करी हमने डिमांड की बात, यहाँ पर सप्लाई का क्या बोला है कि इंडिविजुअल सप्लाई जो है, इंडिविजुअल सप्लाई किसको कहते हैं कि जो एक प्रोडक्ट सप्लाई किया जा रहा है किसी एक प्रोड्यूसर के द्वारा, ठीक है, जिसको कोई भी कंज्यूमर जो है वो खरीदता है। तो अब प्रोड्यूसर जितना सेल करने के चाह में है, जितना सेल करना चाहता है वो, तो जो वो सेल कर रहा है जिस प्राइस पर उसको हम सप्लाई बोलते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर अगर हम बोले ये जो हमारे 10 यूनिट्स जो कंज्यूमर है वो खरीद रहा था तो वो उसकी डिमांड हो गई। एंड यहाँ पर जो प्राइस है, अब इस प्राइस पर जो एक प्रोड्यूसर है वो अपनी 10 यूनिट जो है यहाँ पर मार्केट में सप्लाई कर रहा है, तो जो ये चीज हो गई वो हमारी आ जाएगी सप्लाई में। देयर इज डायरेक्ट एंड पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। अब अगर हम प्राइस की और सप्लाई की बात करें तो इसमें डायरेक्ट रिलेशनशिप है कि अगर प्राइस जो है वो इंक्रीज होंगे तो क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज होगी, एंड अगर प्राइस कम होंगे तो क्वांटिटी सप्लाई कम होगी। तो ये हमारा पॉजिटिव रिलेशनशिप होगा। अब ऐसा क्यों होता है दोनों चीजों में, बेसिक समझो प्रैक्टिकली बहुत अच्छे से। देखो अगर आप कोई चीज खरीदते हो, ठीक है, आप एज अ कंज्यूमर कोई चीज खरीदते हो, ठीक है, अगर आप कोई चीज खरीद रहे हो वो 5 रुपए की है,
आपकी इनकम 5,000 है, ठीक है। अब उस प्रोडक्ट के प्राइस बढ़कर 10 रुपए हो गए, आपकी इनकम सेम रही, ठीक है, आपके पास पैसा उतना ही है। अब आप उस एक प्रोडक्ट के लिए वहां पर 10 रुपए पे कर रहे हो, ठीक है। अब अगर आपको ये लगता है कि हम इस प्रोडक्ट के बिना रह सकते हैं, हमें ये नहीं खरीदना है, इसके प्राइस इंक्रीज हो गए हैं, तो आप उसको स्किप कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको तब भी खरीदना है, आप जितनी क्वांटिटी पहले खरीद रहे थे कि भाई 10 क्वांटिटी हम इसकी खरीद रहे थे, बट अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा सेक्रीफाइस करके 8 यूनिट्स उसकी खरीद लेंगे, ठीक है। तो वो हो गई आपकी डिमांड कि आपको जो चीज खरीदनी है, वो डिजायर होगी, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है कि भाई जितना आपके पास पैसा है, जितना प्राइस है, उस हिसाब से आप देखोगे कि प्राइस अगर इंक्रीज हो गया तो आप अपनी क्वांटिटी डिमांडेड कम कर दे रहे हो, ठीक है। अब अगर हम प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, ठीक है, जैसे अगर हम ऐसे अस्यूम करें कि आप जो हो वो प्रोड्यूसर हो, ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट जो है वो आप बना रहे हो, ठीक। अब अगर आपने मान लो एक प्रोडक्ट बनाया जिसकी कॉस्ट जो लगी वो लगी 4 रुपीज की, एंड आप उस चीज को 5 रुपए का सेल करते हो, 1 रुपए का प्रॉफिट मार्जिन लेके, ठीक है। अब आप 5 रुपए का उसको सेल कर रहे हो, मार्केट में जो डिमांड है वो आपके प्रोडक्ट की 100 यूनिट्स डिमांड थी, ठीक है, तो आप 100 यूनिट वहां पर सप्लाई कर रहे हो। अब क्या बोला कि अगर प्राइस इंक्रीज होता है, मार्केट में प्राइस उस प्रोडक्ट का 5 से लेके 10 हो गया, तो आप भी अपने प्रोडक्ट का 5 से लेके 10 कर दोगे प्राइस। अब प्राइस जब बढ़ रहा है तो भाई जाहिर सी बात है आपको प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा, है ना। प्राइस बढ़ा उसी प्रोडक्ट का तो आपका प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है। तो हर प्रोड्यूसर ये चाहता है कि जितना प्राइस बढ़ा है तो हम अपनी ज्यादा से ज्यादा सप्लाई करें। 100 यूनिट कर रहे थे, आप 150 कर दोगे, क्योंकि उस पर आपको ज्यादा प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो आप वहां पर जो प्रोडक्शन करना है किसी भी प्रोडक्ट का वो इंक्रीज कर दोगे। तो सप्लाई और प्राइस के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है और डिमांड और प्राइस के बीच में निगेटिव रिलेशनशिप होता है। दोनों चीजें क्लियर हो गई। नेक्स्ट पढ़ते हैं, अब देखेंगे मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड क्या होती है? अभी हमने देखा इंडिविजुअल डिमांड के बारे में, इंडिविजुअल होती है किसी भी एक पर्सन की। अब मार्केट होती है ओवरऑल पूरे मार्केट की, ठीक है। इंडिविजुअल डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट इज बेस्ड ऑन एन इंडिविजुअल चॉइस, प्रेफरेंस अमंग डिफरेंट प्रोडक्ट, प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, इनकम एक्सेट्रा। तो जब भी हम किसी इंडिविजुअल डिमांड की बात करते हैं तो वहां पर क्या चीज देखते हैं कि किसी भी एक इंडिविजुअल की क्या चॉइस है वहां पर, कि आप जो है वो किस प्रोडक्ट को चूज करोगे, आपका क्या प्रेफरेंस है किसी भी एक पर्सन का, ठीक है। कि प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो आप उसकी क्वांटिटी कम कर दे रहे हो, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है कि भाई किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज होता है तो जितने भी लोग उसको खरीदते हैं उसकी क्वांटिटी कम कर देंगे। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो सेम प्राइस पर सेम क्वांटिटी उसकी खरीदेंगे, है ना। एंड कुछ इनकम की भी बात होती है कि भाई जितनी आपकी इनकम होती है आप उतना खर्चा करते हो, ठीक है, उतनी आपकी डिमांड्स बढ़ती जाती हैं। जिस तरीके से इनकम बढ़ती है उस तरीके से डिमांड्स बढ़ती जाती हैं। तो इंडिविजुअल डिमांड के बारे में हम ये सारी चीजें देखते हैं। इंडिविजुअल डिमांड इज नथिंग बट डिजायर बैक्ड बाय इंडिविजुअल्स एबिलिटी एंड विलिंगनेस टू पे। इंडिविजुअल डिमांड जो है वो सिंपली क्या है, एक किसी भी इंडिविजुअल का डिजायर, कि कोई भी एक इंडिविजुअल पर्सन है, कोई भी एक पर्सन है तो वो क्या चीज खरीद सकता है, किस चीज को खरीदने की इच्छा रखता है, ठीक है। अब हम बात करें मार्केट डिमांड की, तो मार्केट डिमांड में क्या होता है, मार्केट डिमांड में सारे कंज्यूमर्स आ जाते हैं, ठीक है। बाय समिंग अप द डिमांड ऑफ ऑल द कंज्यूमर्स और इंडिविजुअल्स फॉर अ प्रोडक्ट वी गेट मार्केट डिमांड फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। अब अगर हम माने यहाँ पर आप एक कंज्यूमर हो, ठीक है, आप ही की तरह उस प्रोडक्ट को और भी बहुत सारे कंज्यूमर्स खरीदते होंगे, है ना। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि एक प्रोडक्ट है एक्स, ठीक है, इस प्रोडक्ट को मिस्टर ए खरीद रहे थे, ठीक है। तो अब ए के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो वो इंडिविजुअल डिमांड कहलाएगी। अब इस एक्स को यहाँ पर बी, सी एंड डी और इसी तरीके से बहुत सारे कंज्यूमर्स यहाँ पर इसको खरीद रहे हैं। तो अब इन सारे कंज्यूमर्स की डिमांड जो होगी मिलाकर उसको हम बोलेंगे मार्केट डिमांड। क्लियर हो गया? जितने भी कंज्यूमर हैं जो भी उस प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं उनकी डिमांड को मिला करके जो डिमांड आएगी वो होगी मार्केट डिमांड, ठीक है। अब हम देख लेते हैं मार्केट डिमांड का स्केड्यूल एंड इसका कर्व किस तरीके से बनेगा, ठीक है। सो यहाँ पर देखो डिमांड अभी हमने देखी, कोई भी एक इंडिविजुअल की डिमांड होगी उसको हम इंडिविजुअल डिमांड बोलेंगे। जब सारे की मिला के, पूरे मार्केट की मिला के हम सारे कंज्यूमर्स की मिलाएंगे तो वो मार्केट डिमांड होगी। यहाँ पर आपको गिवन है प्राइस सबसे पहले, कि कोई भी एक प्रोडक्ट है उसका प्राइस कितना रहा है, ठीक है। एंड डिमांड ऑफ इंडिविजुअल ए, कोई भी एक कंज्यूमर है ए, उसकी डिमांड दे रखी है, एंड दूसरा कंज्यूमर है बी, उसकी डिमांड दे रखी है, एंड मार्केट डिमांड गिवन है।
मार्केट डिमांड कैसे होगी, हमने बोला सम अप करके, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर 2 कंज्यूमर दिए हुए हैं तो दोनों का हम सम कर देंगे, मार्केट डिमांड आ जाएगी। 4 कंज्यूमर दिए हुए हैं, चारों को सम कर देंगे, मार्केट डिमांड आ जाएगी। सो यहाँ पर हम ए की और बी की जो डिमांड है उसको ऐड कर लेंगे, वो हमारी मार्केट डिमांड हो जाएगी, ठीक है। आप देखते हैं प्राइस यहाँ पर आपको क्या गिवन है, पहले गिवन है 10, 20, 30, 40, 50। इस तरीके से आप देखोगे तो यहाँ पर क्या शो हो रहा है कि प्राइस जो है वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है, इंक्रीज होते हुए आ रहे हैं। अब अगर हम डिमांड देखें तो इंडिविजुअल डिमांड देखेंगे, अगर 10 रुपए प्राइस थे किसी एक प्रोडक्ट के तो मिस्टर ए जो थे वो उसकी 5 यूनिट्स खरीदते थे, ठीक है, उनकी डिमांड थी 5 यूनिट खरीदने की। अब उसके प्राइस जो है डबल हो गए, एकदम 20 रुपए हो गए, तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पर 4 यूनिट खरीदी, 1 यूनिट कम कर दी। अब भाई प्राइस एकदम से बढ़ गए तो उसकी क्वांटिटी जो है उन्होंने कम कर दी। इसी तरीके से जैसे जैसे प्राइस बढ़ते गए मिस्टर ए उसकी क्वांटिटी कम करते गए, ठीक है। जैसे अब देखो यहाँ पर पहला वाला 10 रुपए का था, ठीक है, कोई भी एक प्रोडक्ट 10 रुपए का था, वो 5 यूनिट खरीदते थे 50 रुपए की, यानी कि उनका 50 रुपए का खर्चा हो रहा था। अब जब वो प्रोडक्ट 50 रुपए का हो गया एट लास्ट जाके, तो वो एक ही खरीदेंगे क्योंकि उनको 50 रुपए का खर्चा वहां पर करना था, ठीक है। तो इस तरीके से हम इनकम का देखते हैं। एंड अगर हम बी की डिमांड देखें तो बी की डिमांड यहाँ पर कितनी है, 10 रुपीज जब प्राइस थे तो 7 रुपए 7 यूनिट्स वो खरीदते थे, ठीक है। अब जब प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं उसी तरीके से डिमांड डिक्रीज हो रही है, 7, 6, 5, 4, 3 यहाँ पर भी डिक्रीज हो गया, ठीक है। अब दोनों की जो डिमांड है उस सबको डिमांड को मिला के जो कंज्यूमर्स हैं, इंडिविजुअल कंज्यूमर्स जो है उनको मिला करके मार्केट डिमांड बन जाएगी। मार्केट डिमांड कैसे बनी, देखो 5 यूनिट्स जो थे मिस्टर ए खरीद रहे थे, 7 यूनिट्स जो थे वो मिस्टर बी खरीद रहे थे, तो कितने हो गए, ये 12 यूनिट्स हो गए। ऐड करोगे आप 12 यूनिट्स आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से जब प्राइस इंक्रीज हुई तो डिमांड डिक्रीज हो गई, 6 और 4 हो गई, यानी कि 10 हो गई। तो जिस तरीके से इंडिविजुअल डिमांड कम हो रही है उसी तरीके से मार्केट डिमांड भी कम होगी ओवरऑल, ठीक है। तो यहाँ पर पहले रही 12, 10, 8, 6, 4, इस तरीके से डिमांड जो है वो डिक्रीज होती हुई आ गई। समझ में आ गया, जैसे रिलेशनशिप अभी हमने पढ़ा था कि प्राइस जैसे जैसे इंक्रीज हो रहे हैं यहाँ पर, तो उस तरीके से डिमांड जो है वो डिक्रीज हो रही है, ठीक है। अगर प्राइस डिक्रीज होती तो डिमांड इंक्रीज होती, तो यहाँ पर हमारा निगेटिव रिलेशनशिप रहता है। अब उस निगेटिव रिलेशनशिप का किस तरीके से हम फिगर बनाएंगे वो देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम रिलेशनशिप किस किस के बीच में दिखा रहे हैं, प्राइस के और क्वांटिटी डिमांडेड के, ठीक है। तो यहाँ पर हम प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड बना लेंगे, ये हो जाएगी हमारी वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा प्राइस एंड दिस इज क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है, क्वांटिटी डिमांडेड। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि प्राइस में किस तरीके से दे रखा है, ये तो हमारा 0 हो जाएगा, पहले थे 10, उसके बाद 10 का गैप दे रखा है 20 एंड देन 30 एंड देन 40 एंड 50, ठीक है। इस तरीके से प्राइस गिवन है। एंड क्वांटिटी डिमांडेड आप देखोगे कि 1 से लेके यहाँ पर 1 2 3 4 5 अगर हम बनाए तो इसको 12 तक बना सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर हमें मार्केट डिमांड स्केड्यूल दिखाना है सिर्फ, ठीक है। मार्केट डिमांड स्केड्यूल गिवन है तो मार्केट डिमांड का यहाँ पर बोला है, तो मार्केट डिमांड इंडिविजुअल डिमांड दोनों की जो है वो शो करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11, ठीक है। एंड इसको 12 कर लेते हैं, 12, ठीक। इस तरीके से हमारी यहाँ पर क्वांटिटी डिमांड हमने लिख ली। अब यहाँ पर अगर हम इंडिविजुअल डिमांड की बात करें, मिस्टर ए की डिमांड की, ठीक है। तो मिस्टर ए की डिमांड अगर आप देखोगे तो प्राइस जब 10 था उनकी डिमांड थी 5 यूनिट्स, ठीक है। तो प्राइस हमारा यहाँ पर 10 है, ठीक है। तो वो कितनी यूनिट डिमांड कर रहे थे, 5 यूनिट्स, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से पॉइंट हमें बना लेना है। देन 20 रुपीज था तो वो 4 यूनिट्स कर रहे थे, 20 रुपीज हुआ तो यहाँ पर ये हमारा आ जाएगा 4 यूनिट्स, ठीक है। एंड देन 30 हुआ तो वो 3 यूनिट्स खरीद रहे थे, 30 हुआ तो वो 3 यूनिट्स खरीद रहे थे, ठीक है। एंड जब 40 हुआ 2 यूनिट्स खरीद रहे थे, एंड जब 50 हुआ तो वो 1 यूनिट्स खरीद रहे थे, ठीक है। इस तरीके से ये हो गया हमारा इंडिविजुअल मिस्टर ए का। तो अगर हम इसको ज्वाइंट करते हैं, ठीक है, तो ये हमारा कैसे बनेगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगा, ठीक है। अब मिस्टर बी की बात करते हैं। मिस्टर बी की जो डिमांड थी यहाँ पर 10 प्राइस थे तो वो 7 यूनिट्स कर रहे थे, ठीक है, 7 यूनिट्स यहाँ पर, ठीक है, 7 आ जाएगा। एंड देन 6,
20 प्राइस जब थे तो 6 था, एंड 30 थे तो उनकी यूनिट जो थी वो थी 5, एंड देन जब 40 प्राइस था तो वो 4 यूनिट्स डिमांड कर रहे थे, 4 यूनिट्स, एंड 50 प्राइस पर वो 3 यूनिट्स कर रहे थे। ठीक है, तो इस तरीके से जो आएगा वो आ जाएगा बी का। ठीक है, ये हो गया। अब देखेंगे मार्केट डिमांड का। मार्केट डिमांड टोटल जो हमारी है वो 12 है। ठीक है, जब 10 प्राइस था तो वो 12 थी। ठीक, एंड देन इंक्रीज हुआ जैसे जैसे प्राइस, उस तरीके से डिमांड डिक्रीज हो रही है। 20 पे 10 हो गया। ठीक है, 20 पर यहाँ पर इस तरीके से देख लेंगे, ये आ गया हमारा 10। ठीक है, एंड देन 30 पर 8 आ गया, एंड 40 पर 6 एंड 40। ठीक है, एंड 50 पर 4 यूनिट्स, 50 पर 4 यूनिट्स। ठीक है, इस तरीके से हम बना लेंगे, एंड देन ये आ जाएगा हमारा मार्केट डिमांड का। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है डिमांड कर्व बना लेंगे। समझ में आ गया? ठीक है, किस तरीके से डिमांड बनाएंगे। स्केड्यूल आप खुद से भी बना सकते हैं। ठीक है, स्केड्यूल जो आपको गिवन है उससे भी आप ग्राफ बना सकते हैं। सो ये हो गई हमारी डिमांड की बात। देन हम देखते हैं मार्केट सप्लाई क्या होती है। जिस तरीके से इंडिविजुअल डिमांड देखी एंड इंडिविजुअल डिमांड के बाद मार्केट डिमांड। अब मार्केट सप्लाई क्या होती है? मार्केट सप्लाई, इंडिविजुअल सप्लाई इज द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट दैट प्रोड्यूसर इज विलिंग टू सेल एट अ गिवन प्राइस। इसी तरीके से हमारी इंडिविजुअल सप्लाई होती है। अब इंडिविजुअल सप्लाई क्या होगी कि भाई कोई भी एक XYZ फर्म है, कोई भी एक इंडिविजुअल फर्म है। ठीक है, कोई भी एक प्रोड्यूसर जो है फर्म का, वो जिस प्राइस पर अपना प्रोडक्ट जो है मार्केट में ऑफर करता है, जिस प्राइस पर उसको बेचना चाहता है, जितना सप्लाई करता है, जितने यूनिट्स वो बना रहा है। ठीक है, जिस प्राइस पर जितने यूनिट्स वो मार्केट में सप्लाई करता है उसको हम इंडिविजुअल सप्लाई बोलते हैं। ठीक है, अब मार्केट में जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं उन सबको सम कर दो, तो वो जिस प्राइस पर अपने जितने भी क्वांटिटी जो है वो सप्लाई कर रहे हैं मार्केट में, तो वो टोटल हमारी मार्केट सप्लाई कहलाती है। बाय समिंग अप द सप्लाई ऑफ ऑल द प्रोड्यूसर्स, जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं उन सबकी सप्लाई को ऐड कर दिया, वो मार्केट सप्लाई कहलाएगी। प्रोडक्ट वी गेट सप्लाई फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, उसी एक प्रोडक्ट के लिए जितने भी प्रोड्यूसर उस प्रोडक्ट को बना रहे हैं, जितनी यूनिट्स उसकी बना रहे हैं वो मार्केट में आ रही, तो वो हमारी टोटल मार्केट सप्लाई कहलाती है। अब मार्केट सप्लाई का यहाँ पर स्केड्यूल और इसका फिगर देख लेते हैं। ठीक है, तो मार्केट सप्लाई स्केड्यूल आपको गिवन है, इसमें भी आपको सबसे पहले प्राइस गिवन है। ठीक है, क्योंकि अभी देखो हमने देखा था कि प्राइस के साथ देखेंगे, प्राइस के साथ डिमांड का कैसा रिलेशनशिप है, प्राइस के साथ सप्लाई का कैसा रिलेशनशिप है। डिमांड का जो है वो नेगेटिव रिलेशनशिप है और सप्लाई का पॉजिटिव रिलेशनशिप। इट मींस कि प्राइस जैसे जैसे इंक्रीज होगा सप्लाई भी इंक्रीज होगी। सो यहाँ पर हमारे प्राइस जो है वो सेम रहे, 10, 20, 30, 40, 50 इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, जिस तरीके से प्रीवियस वाले में इंक्रीज हो रहे थे उसी तरीके से इंक्रीज हो रहे हैं। अब सप्लाई देखें कि कोई भी एक प्रोड्यूसर है मिस्टर ए, वो इस प्राइस पर अपनी कितनी यूनिट वहां पर सप्लाई करते हैं। अगर 10 रुपए का बिक रहा था कोई भी प्रोडक्ट, तो वो 1 यूनिट वहां पर सप्लाई कर रहे थे। 20 रुपए का बिका, उन्होंने 2 यूनिट सप्लाई की। 30 का बिका, 3 यूनिट। 40 की हुई तो 4, और 50 का हुआ तो 5 यूनिट्स। इसी तरीके से एक प्रोड्यूसर थे बी, उन्होंने जब 10 रुपए प्राइस था वो 3 यूनिट सप्लाई कर रहे थे, फिर 4, 5, 6, 7, इस तरीके से यहाँ पर आपको इंडिविजुअल प्रोड्यूसर्स जो हैं उनकी सप्लाई गिवन है। अब इन्हीं दोनों को मिला के क्या बन जाएगा? मार्केट सप्लाई बन जाएगा। ए प्रोड्यूसर जो था और बी प्रोड्यूसर जो था, दोनों ने जो मार्केट में सप्लाई किया जिस भी प्रोडक्ट को, वो टोटल मार्केट सप्लाई हो जाएगी। यहाँ पर दोनों को ऐड कर ले, 3 और 1 4 हो गया, 2 और 4 6 हो गया, 5 और 3 8, 10 एंड 12, ये आ गई हमारी मार्केट सप्लाई। अब यहाँ पर हमें क्या शो करना है? सप्लाई का और प्राइस का रिलेशनशिप। ठीक है, तो यहाँ पर हम बना लेते हैं सबसे पहले प्राइस। ठीक है, प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड, क्वांटिटी सप्लाई। ठीक है, सो यहां पर अगर हम देखें प्राइस हमारी कैसे गिवन है? 10, 20, 30, 40, 50। तो इसी तरीके से हम बना लेंगे 10, 20, 30, 40 एंड 50। ठीक है, अब क्वांटिटी जो हमारी सप्लाई हुई है वो देखेंगे। सो क्वांटिटी सप्लाई 12 तक दी है यहाँ पर, तो 12 तक बना लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। ठीक है,
आई होप डिमांड वाला क्लियर हो गया होगा, उसी तरीके से सप्लाई का भी समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर अब देखेंगे कि पहले हम देखेंगे जो मिस्टर ए थे, ए प्रोड्यूसर जो थे, तो वो कितना सप्लाई कर रहे थे इस प्राइस पर। पहला प्राइस क्या था, 10 था, ठीक है, तो वो उस पर 1 यूनिट सप्लाई कर रहे थे, ठीक है, 10 पर 1 यूनिट सप्लाई कर रहे थे, ठीक। एंड देन 20 पर 2 यूनिट सप्लाई कर रहे थे, ठीक है, एंड 30 पर 3 एंड 40 पर 4, 40 पर 4, 50 पर 5, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो सप्लाई कर्व होता है वो इस तरीके से जाएगा, ठीक है। एंड देन यहाँ पर प्रोड्यूसर बी का देख लेंगे, 10 प्राइस पर 3 यूनिट्स थे, ठीक है, 10 प्राइस पर 3 यूनिट्स थे, एंड देन 4, 20 पर 4 एंड 30 पर 5 एंड 40 पर 6 यहाँ पर आ जाएगा, एंड 50 पर 7 यूनिट्स, ठीक है, 50 पर 7 यूनिट्स। तो बी प्रोड्यूसर जो है उसका इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। एंड देन हम देखेंगे मार्केट सप्लाई। तो मार्केट सप्लाई 10 प्राइस पर कितना था, 4 था, ठीक है, 10 प्राइस जब थे उस पर 4 क्वांटिटी हो रही थी, एंड देन उसके बाद 6 हो रही है 20 पर, एंड देन 30 पर 8 हो रही है 8, एंड देन 10, 40 पर 10 एंड 50 पर 12, ठीक है। तो इस तरीके से जाएगा ये थोड़ा सा ऐसे, ठीक है। तो ये वाला जो आ गया हमारा, ये आ गई मार्केट सप्लाई, ये हो गई ए की एंड ये हो गई बी की। आई होप क्लियर हो गया होगा। सप्लाई का हम किस तरीके से बनाएंगे, डिमांड का किस तरीके से बनाएंगे, ठीक है। सो ये हो गई हमारी मार्केट सप्लाई की बात। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस की। अब इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होता है, अभी हमने डिमांड एंड सप्लाई देखा, ठीक है, कि कितने यूनिट जो है कोई भी कंज्यूमर है वो कितने यूनिट खरीदना चाहता है, कितना प्रोड्यूसर जो है वो कितना सप्लाई करना चाहता है। अब इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होता है, द मार्केट प्राइस वेयर द क्वांटिटी ऑफ गुड्स सप्लाइड इज इक्वल टू द क्वांटिटी ऑफ गुड्स डिमांडेड इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम प्राइस। बहुत ही सिंपल सी चीज है, जब भी हमारी क्वांटिटी सप्लाई बराबर होती है क्वांटिटी डिमांडेड के, वो हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस होता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल लेके दिखाती हूँ मैं कि अगर मान लो कोई भी प्रोड्यूसर्स हैं, मार्केट सप्लाई जो है वो अगर हमारी हो रही थी 200 यूनिट्स, ठीक है, मार्केट में 200 यूनिट सप्लाई हो रहे थे, ठीक है, एंड जो डिमांड थी वो थी 200 यूनिट्स की, ठीक। तो यहाँ पर क्या हुआ, दोनों चीजें बराबर हो गई, ठीक है। जब सप्लाई बराबर हो जाएगी डिमांड के, वो हमारा होता है इक्विलिब्रियम प्राइस। अब जिस प्राइस पर भी ये सप्लाई हो रहे हैं एंड डिमांड हो रहे हैं, वो मार्केट प्राइस हमारा कहलाएगा इक्विलिब्रियम प्राइस। क्लियर हो गया। इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होता है, जिस पर क्वांटिटी सप्लाइड एंड क्वांटिटी डिमांडेड दोनों बराबर होंगी, इक्वल होंगी, ठीक है। This is the point at which the market demand and market supply curve intersect। और यही एक ऐसा पॉइंट होता है, कौन सा पॉइंट, इक्विलिब्रियम पॉइंट, जिस पर मार्केट डिमांड और सप्लाई कर्व जो होता है, ठीक है, डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व दोनों अभी हमने देखे कि डिमांड किस तरीके से बनेगा, सप्लाई किस तरीके से बनेगा। तो मार्केट डिमांड कर्व और मार्केट सप्लाई कर्व जो दोनों कर्व होंगे वो एक दूसरे से इंटरसेक्ट होंगे इक्विलिब्रियम में, ठीक है, वो इक्विलिब्रियम पॉइंट कहलाएगा। पहले इसका स्केड्यूल देख लेते हैं, देन उससे हम यहाँ पर कर्व बना लेंगे, देन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सो प्राइस आपको गिवन है 10, 20, 30, 40, 50, ठीक है, प्राइस वही सेम गिवन है, कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब डिमांड की बात करें तो देखो प्राइस के साथ डिमांड का कैसा रिलेशनशिप है, निगेटिव रिलेशनशिप, ठीक है, निगेटिव रिलेशनशिप। तो निगेटिव रिलेशनशिप में क्या होगा, मार्केट डिमांड जो होगी वो डिक्रीज होगी जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं। मार्केट डिमांड 10 जब प्राइस थे तो उस पर 12 यूनिट्स थी, देन 10 यूनिट्स हो गई, जैसे जैसे इंक्रीज हुए 8 हुई, 6 हुई एंड 4 हुई, डिक्रीज हो रही है, ठीक है। एंड मार्केट सप्लाई जो थी वो पहले 4 थी, फिर 6 हुई, 8, 10, 12। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रही है। अब आप पहले तो स्केड्यूल जो देख रहे हैं उसी में एक चीज नोटिस करेंगे, यहाँ पर देखो यहाँ क्या बोला कि इक्विलिब्रियम प्राइस कौन सा प्राइस है, जिस प्राइस पर जाके क्वांटिटी डिमांड और सप्लाई जो है वो इक्वल हो जाएगा, एंड वही हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा जहां पर दोनों चीजें इक्वल होंगी। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे कि डिमांड में यहाँ पर 8 जो दिख रहा है, इसी तरीके से आपको सप्लाई में 8 यूनिट्स दिख रहा है, ठीक है। इट मीन्स यहाँ पर ये दोनों चीजें जो है डिमांड और सप्लाई आके
आके इक्वल हो जाती है, ठीक है, बराबर हो रही है कि भाई जितनी डिमांड हो रही है उतनी ही सप्लाई हो रही है। तो ये हमारा जो प्राइस है, मार्केट प्राइस 30 रुपीज, ठीक है, किसी भी प्रोडक्ट का मार्केट प्राइस जो है 30 रुपीज, वो हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस कहलाएगा। और जिस पॉइंट पे जाके ये इक्वल होंगी वो इंटरसेक्शन पॉइंट जो होगा वो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट कहलाएगा। वो पॉइंट भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले किस तरीके से बनाएंगे, फर्स्ट हम देख लेंगे प्राइस एंड देन यहाँ पर हमारी दोनों चीजें आ जाएंगी, ठीक है, क्वांटिटी सप्लाइड एंड क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। तो यहाँ पर क्वांटिटी डिमांड एंड क्वांटिटी सप्लाई, ठीक है। अब इस तरीके से बना लेंगे। पहले प्राइस आपको वही गिवन है 10 का डिफरेंस है 20 एंड देन 30 40 एंड 50, ठीक है। अब आपको मार्केट डिमांड और सप्लाई जो है वो 4 से बोला है, ठीक है, 2 का डिफरेंस है। तो 2 का अगर हम यहाँ पर ले लें तो यहाँ पर इस तरीके से हम ले लेंगे 2 4 6 8 10 12, ठीक है। 12 तक है तो हम 12 तक ही बना लेते हैं, आगे नहीं इसको बनाएंगे। तो इस तरीके से हम देखेंगे। अब देखो जब 10 प्राइस था, पहले डिमांड देख लेते हैं। 10 प्राइस था, उस पर मार्केट डिमांड जो थी वो 12 थी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा 10 आ रहा है ये, ठीक है, एंड 12 कहाँ आ रहा है, ये आ रहा है, ठीक है। तो जब मार्केट डिमांड जो है वो 12 थी, 12 यूनिट्स वहां पर डिमांड हो रहे थे जब 10 रुपए प्राइस था। अब प्राइस इंक्रीज हो गया, 20 रुपए हो गया, तो डिमांड जो हुई वो डिक्रीज हो गई, 10 पे आ गई यहाँ पर, ठीक है, यहाँ आ गई। एंड देन इसी तरीके से डिक्रीज होती गई, फिर 8 पर आ गई। जब 30 प्राइस था तो 8 पे थी एंड 40 प्राइस था तो 6 पर, 40 था तो 6 पर आ गई एंड 50 था तो 4 यूनिट्स हो गए, ठीक है। ये आया हमारा मार्केट डिमांड, ये आ गया हमारा मार्केट डिमांड। डिमांड इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया डिमांड का, ठीक। सो यहाँ पर हम लिख लेते हैं डिमांड एंड देन हम देखेंगे सप्लाई का। सप्लाई क्या था, जब प्राइस 10 थे यहाँ पर तो यहाँ पर मार्केट सप्लाई जो हो रही थी क्वांटिटी 4 थी, ठीक है, 10 पे 4 यूनिट्स, ठीक है, एंड देन 20 प्राइस पर 6 यूनिट्स, ठीक है, 20 प्राइस पर 6 यूनिट्स एंड 30 प्राइस पर 8 हो गई, ये सेम पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। एंड देन 40 पर 10 हो गई, 40 पर यहाँ पर 10 हो गई, उसके बाद 50 प्राइस पर 12 हो गई, ठीक है। तो सप्लाई जो होगा, सप्लाई इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया सप्लाई। सप्लाई और डिमांड का आ गया। अब एक चीज आप देखोगे यहाँ पर, ये 30 जो है, ठीक है, यहां से आ रही है लाइन एंड जो क्वांटिटी डिमांडेड और सप्लाई जो है वो 8 आ रही है। ये जहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये इंटरसेक्शन पॉइंट जो रहेगा वो पॉइंट कहलाएगा इक्विलिब्रियम पॉइंट। क्लियर हो गया। डिमांड कर्व बनाया, सप्लाई कर्व बनाया, डिमांड और सप्लाई कर्व जहां पर इंटरसेक्ट होगा, कहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है, इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रहा है। अब इस पॉइंट पर हमारा प्राइस जो है वो 30 था एंड क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी सप्लाई जो थी वो 8 थी, ठीक है। तो ये पॉइंट हमारा कहलाएगा इक्विलिब्रियम पॉइंट। आई होप बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, कोई भी डाउट इसमें नहीं रहेगा, ठीक है। इक्विलिब्रियम पॉइंट समझ में आ गया। एंड देन नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, शिफ्ट इन डिमांड एंड सप्लाई कर्व एंड इक्विलिब्रियम। डिमांड, सप्लाई और इक्विलिब्रियम तीनों पॉइंट देखें। अब उसमें शिफ्ट कैसे होगा, एंड शिफ्ट होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, ठीक है। शिफ्ट यानी कि चेंज इन डिमांड एंड चेंज इन सप्लाई। अब शिफ्ट इन डिमांड कर्व टेक प्लेस ड्यू टू changes in non-price factors such as income, population, government policies, taste preference, habits, fashion, etc. कोई भी एक प्रोडक्ट है तो उसको प्राइस को छोड़ के नॉन प्राइस फैक्टर यहाँ पर बोला है कि प्राइस तो फैक्टर है कि प्राइस के बढ़ने और कम होने से डिमांड पर इफेक्ट पड़ता है, कम और बढ़ होती है, ठीक है। बट नॉन प्राइस फैक्टर जो है जिन पर प्राइस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, जैसे कि इनकम, किसी भी एक पर्सन की इनकम जो है वो इंक्रीज होगी तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो जाएगी, कम होगी इनकम तो कम हो जाएगी, ठीक है। पॉपुलेशन जैसे इंक्रीज होगी वैसे क्वांटिटी इंक्रीज होगी, ठीक है। गवर्नमेंट पॉलिसी का या टेस्ट एंड प्रेफरेंस का, फैशन का, इस तरीके का इफेक्ट जो पड़ता है उसकी वजह से जो चेंज आता है डिमांड में उसको हम बोलते हैं शिफ्ट।
समझ में आ गया। चेंज रिलेशनशिप जो होता है वो हम डिमांड और प्राइस के बीच में देखते हैं, बट नॉन प्राइस फैक्टर जो है जिनकी वजह से डिमांड चेंज होती है, प्राइस को छोड़कर जिन चीजों की वजह से डिमांड चेंज हो रही है उनको शिफ्ट बोलते हैं, शिफ्ट इन डिमांड। ठीक है, whenever there are favorable change in these factor then the demand curve shift outward, it is also known as increase in demand। क्या बोला है, जब भी फेवरेबल चेंज होता है, फेवरेबल चेंज मींस कि जब भी डिमांड इंक्रीज होगी तो उसको हम फेवरेबल चेंज बोलेंगे। अब फेवरेबल चेंज इन फैक्टर्स की वजह से अगर डिमांड कर्व में आता है तो डिमांड कर्व जो है वो आउटवर्ड की तरफ शिफ्ट हो जाता है, उसको हम बोलते हैं इंक्रीज इन डिमांड, की डिमांड में इंक्रीज हो गया। ठीक है, जैसे किसी भी पॉपुलेशन की या किसी भी पर्सन की इनकम जो है वो इंक्रीज हो गई तो उससे डिमांड इंक्रीज होगी। ठीक है, किसी भी प्रोडक्ट की, तो उससे डिमांड जैसे जैसे इंक्रीज हो रही है तो वो शिफ्ट कहलाएगा। ठीक है, तो अब ये कैसे होगा वो भी हम देखेंगे। एंड दूसरा केस देख लेते हैं, व्हेनेवर देयर आर अनफेवरेबल चेंज, जब अनफेवरेबल चेंज होगा, अनफेवरेबल मतलब कि नेगेटिव चेंज हुआ। ठीक है, कि डिमांड जो है किसी भी प्रोडक्ट की वो डिक्रीज हुई, इन दीज फैक्टर्स देन द डिमांड कर्व शिफ्ट इनवर्ड, द डिमांड कर्व जो होगा वो इनवर्ड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। इट इज ऑल्सो नोन एज डिक्रीज इन डिमांड, इसको हम बोलेंगे डिमांड जो है वो डिक्रीज हो गई। क्लियर है, दोनों पॉइंट समझ में आ गए। अब इन दोनों पॉइंट को देखते हैं किस तरीके से इसका यहाँ पर कर्व बनेगा। तो देखो, प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बीच में हम रिलेशनशिप शो करते हैं यहाँ पर। ठीक है, पहले हम डिमांड का देख रहे हैं तो डिमांड का देख लेते हैं। अब यहाँ पर आप देखोगे कि प्राइस जो है वो कांस्टेंट है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन जा रही है, इट मींस कि प्राइस जो है यहाँ पर कांस्टेंट है, प्राइस में कोई भी चेंज नहीं हुआ है। नॉन प्राइस फैक्टर बोले हैं, नॉन प्राइस फैक्टर जिन पर प्राइस का कोई भी इफेक्ट नहीं है, प्राइस कन्वर्ट नहीं हुआ है, प्राइस सेम रहा है, बाकी चीजों की वजह से इफेक्ट पड़ा है डिमांड पर। ठीक है, तो प्राइस हमारे ये जो थे, ठीक है, उस पर हमारी क्वांटिटी डिमांड आपको शो हो रहा होगा, क्यू बना हुआ। ठीक है, क्वांटिटी डिमांड ये है हमारी, एंड ये हमारा डिमांड कर्व आ रहा है। ठीक है, डिमांड कर्व इस तरीके से आ रहा है। जब प्राइस हमारे ऐसे सेम थे, यहाँ पर हम कुछ भी मान लेते हैं, प्राइस किसी प्रोडक्ट के 50 रुपए थे। ठीक है, तो प्राइस जो है वो सेम रहे, तो यहाँ पर क्वांटिटी और डिमांड का ये आ गया। अब अगर हम कहें कि फेवरेबल चेंज हुआ, किसी भी पर्सन की इनकम इंक्रीज हुई या पॉपुलेशन इंक्रीज हुई, ठीक है, तो उसकी वजह से जो चेंज आया, तो फेवरेबल चेंज जब आया तो ये ऐसे शिफ्ट करेगा आउटवर्ड की तरफ। ठीक है, यहाँ पर Q1 जो आपको शो हो रहा है तो क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, ये जो हो रहा है ये इंक्रीज हो रही है डिमांड। ठीक है, अगर हम यहाँ पर इस तरीके से लेके चलें, अगर 5-5 का डिफरेंस लेते हैं, 5, 10, 15, मतलब डिमांड जो थी पहले 10 थी, अब फेवरेबल चेंज हुआ 15 हो गई, इंक्रीज हो गई यहाँ पर। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा दूसरा वाला डिमांड कर्व जब फेवरेबल चेंज होगा। ठीक है, एंड सेकंड केस क्या है, जब अनफेवरेबल चेंज होगा तो डिमांड जो है वो कम हो जाएगी। अब डिमांड कम कैसे होगी, डिमांड हमारी इनवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, ये कम हो रही है तो ये यहाँ पर आ जाएगा, एंड यहाँ पर हमारी कितनी क्वांटिटी डिमांड है, 5 है। ठीक है, पहले जो प्राइस थे उस पर 15 थी, अगर फेवरेबल चेंज हुआ किसी भी फैक्टर की वजह से, इंक्रीज हुई तो 15 हो गई, डिक्रीज हुई तो 5 हो गई, एंड उसको किस तरीके से शिफ्ट करेंगे, तो ये वाला कर्व हमने देखा कि डिमांड का इस तरीके से बनता है। ठीक है, अब अगर इंक्रीज हो रहा है तो वो इधर साइड शिफ्ट हो जाएगा, आउटवर्ड साइड इस तरीके से आ जाएगा, एंड अगर डिक्रीज होगा तो इस तरीके से आ जाएगा। क्लियर हो गया डिमांड का। इसी तरीके से हम देखेंगे सप्लाई का, शिफ्ट या चेंज इन सप्लाई। अब जिस तरीके से सप्लाई का कर्व बनाते हैं उसी तरीके से सप्लाई का आ जाएगा इसमें। शिफ्ट इन सप्लाई टेक प्लेस ड्यू टू चेंज इन नॉन प्राइस फैक्टर सच एज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, गवर्नमेंट पॉलिसी, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा। अब देखो सप्लाई में किस वजह से चेंजेस आ सकते हैं, नॉन प्राइस फैक्टर जो है यहाँ पर कॉस्ट हो सकता है कि भाई जो रॉ मटेरियल लगा रहे थे या लेबर कॉस्ट जो थी या मशीनरी की जो भी चीजें थी, वो सारी चीजें यहाँ पर कॉस्ट जो है उसकी बढ़ गई है। ठीक है, तो उस वजह से यहाँ पर सप्लाई जो है वो जो भी चेंज होगी वो यहाँ पर आएगा। अब चेंज कैसा होगा, व्हेनेवर देयर आर फेवरेबल चेंज, फेवरेबल चेंज मींस कि इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, इन दिस फैक्टर देन द सप्लाई कर्व शिफ्ट आउटवर्ड, आउटवर्ड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे इंक्रीज होगी, इट इज ऑल्सो नोन एज इंक्रीज इन सप्लाई, इसको हम बोलेंगे कि सप्लाई में इंक्रीज हो गया। एंड द अदर केस इज व्हेनेवर देयर आर अनफेवरेबल चेंज इन दीज फैक्टर देन द सप्लाई कर्व शिफ्ट इनवर्ड। अगर अनफेवरेबल चेंज होगा तो यहाँ पर क्या होगा, इनवर्ड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा सप्लाई कर्व, उसको हम बोलेंगे डिक्रीज इन सप्लाई। दोनों ही केस बिल्कुल सेम है एक तरीके से, बस क्या है यहाँ पर
फैक्टर्स आपके चेंज हो सकते हैं, ठीक है। फैक्टर्स डिमांड के, नॉन प्राइस फैक्टर दूसरे रहेंगे क्योंकि वो कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे जाएंगे, एंड सप्लाई के जो होंगे वो प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे जाएंगे। तो यहाँ पर भी हम प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई के बीच में रिलेशनशिप देखेंगे, ठीक है। प्राइस हमारे कांस्टेंट रहेंगे, प्राइस में कोई भी चेंज नहीं हुआ है, नॉन प्राइस की वजह से जो भी चेंज होते हैं उसको शिफ्ट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि क्वांटिटी इतनी सप्लाई करी जा रही थी, ठीक है, ये 10 है मान लो, ठीक है, 5, 10 एंड 50, ठीक, हमने अपनी तरफ से एज्यूम कर लिया है, एंड यहाँ पर मान लो किसी भी प्रोडक्ट के 50 प्राइस थे, सेम रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हमारी 10 क्वांटिटी सप्लाई हो रही थी तो वो हमारा कर्व ये आ रहा था, ठीक है, सप्लाई का भी आ रहा था। अब यहाँ पर अगर फेवरेबल चेंज हुआ, इंक्रीज हुई सप्लाई, तो इंक्रीज होगी तो आउटवर्ड की तरफ शिफ्ट होगा इस तरीके से, तो हमारी सप्लाई ये आ जाएगी, एंड सप्लाई कर्व किस तरीके से जाएगा, इस तरीके से जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्वांटिटी सप्लाई थी वो 15 हो गई, तो इस तरीके से आउटवर्ड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। एंड अगर क्वांटिटी सप्लाई जो है वो कम हो गई, 10 से 5 पे आ गई, ठीक है, 10 से 5 पे आ रही है, तो यहाँ पर जो है डिक्रीज होगा, तो सप्लाई कर्व इस तरीके से आ जाएगा, S2 जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। ये वाला पॉइंट जो है नॉर्मल जब थी, ठीक है, इंक्रीज हुई तो ये पॉइंट आ जाएगा, डिक्रीज हुई तो ये पॉइंट आ जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। शिफ्ट इन सप्लाई, ठीक है, डिमांड का और सप्लाई का एक तरीके से सेम ही है, बस कर्व आपको पता होनी चाहिए कि डिमांड का हमारा किस तरीके से जाता है, सप्लाई का किस तरीके से जाता है। देन लास्ट है हमारा इक्विलिब्रियम का, शिफ्ट इन इक्विलिब्रियम। जब इक्विलिब्रियम में शिफ्ट होगा तब किस तरीके से होगा, द मार्केट प्राइस वेयर द क्वांटिटी ऑफ गुड्स सप्लाई इज इक्वल टू द क्वांटिटी ऑफ गुड्स डिमांडेड इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम प्राइस। जैसे कि अभी हमने प्रीवियस पेज में देखा कि जब भी हमारी सप्लाई और डिमांड इक्वल होती है उसको हम इक्विलिब्रियम प्राइस बोलते हैं, जिस भी प्राइस पर वो इक्वल होंगी। दिस इज द पॉइंट एट विच द मार्केट डिमांड इन मार्केट सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट। एंड जो इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा वो कौन सा पॉइंट होता है, जिस पर मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई दोनों चीजें इंटरसेक्ट करती हैं, वो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। व्हेनेवर देयर आर चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई, पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम विल चेंज। अब डिमांड और सप्लाई में जिस तरीके से चेंज होगा, चाहे वो फेवरेबल हो या अनफेवरेबल हो, तो उस तरीके से यहाँ पर इक्विलिब्रियम में भी चेंज आएगा, ठीक है। अब वो कैसे चेंज आएगा देख लेते हैं। इफेक्ट ऑफ चेंज इन डिमांड ऑन इक्विलिब्रियम, अगर डिमांड चेंज होती है, सप्लाई कांस्टेंट रहेगी, सप्लाई सेम है, बट डिमांड चेंज होती है, उसकी वजह से यहाँ पर कैसा चेंज रहेगा, तो प्राइस और क्वांटिटी डिमांड एंड सप्लाई में देख लेते हैं, ठीक है। इक्विलिब्रियम प्राइस हमारा कहाँ पर आता है, जहां पर दोनों चीजें सेम होगी, ठीक। तो अगर हमारा प्राइस P रहता है, ठीक है, ये प्राइस P है एंड क्वांटिटी डिमांडेड Q है, ठीक है, तो ये सप्लाई करवा रहा है हमारा, ठीक है, ये हो गया सप्लाई कर्व एंड ये हो गया हमारा डिमांड कर्व, ठीक है। ये दोनों चीजें जहां पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो वो प्राइस और वो क्वांटिटी डिमांडेड, वो प्राइस हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस कहलाएगा एंड ये पॉइंट इक्विलिब्रियम पॉइंट कहलाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर बात करें कि चेंज की, जैसे जैसे चेंज होगा, डिमांड में चेंज हुआ, पहले डिमांड का देख लेते हैं। अगर डिमांड इंक्रीज हुई, ठीक है, तो कैसे ऊपर की तरफ शिफ्ट करेगा इक्विलिब्रियम पॉइंट जो होगा, ठीक है, इंक्रीज होके Q1 हो गई क्वांटिटी डिमांडेड, तो सप्लाई तो सेम है, तो क्वांटिटी डिमांड जब चेंज होगा तो यहाँ अपवर्ड की तरफ शिफ्ट करेगा और इक्विलिब्रियम पॉइंट जो होगा वो यहाँ आ जाएगा E1 पर। समझ में आ गया। इसी तरीके से जब हमारी डिमांड जो है वो डिक्रीज करेगी तो कहाँ आएगी, नीचे की तरफ शिफ्ट होगी, Q2 पे आ जाएगा, ठीक है। तो सप्लाई हमारी सेम है, अब ये यहाँ पर जो इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, E2 पे, तो ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। सेम उसी की तरह रहना है, बस कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें कंफ्यूजन थोड़ा सा आई थिंक ज्यादा हो रहा होगा, बट इक्विलिब्रियम पॉइंट अगर आपके समझ में आ गया है तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब अगर हम इफेक्ट ऑफ चेंज इन सप्लाई और इक्विलिब्रियम देखते हैं कि सप्लाई की वजह से जहां पर चेंज आ रहा है, डिमांड जो है वो सेम रहेगी, सप्लाई चेंज हो रही है, कम बढ़ हो रही है, तब वहां पर इक्विलिब्रियम पॉइंट कैसे आएगा। तो यहाँ पर देखो प्राइस हमारा P था, ठीक है, एंड यहाँ पर डिमांड जो है वो सेम रहेगी, डिमांड कर्व हमारा सेम है, सप्लाई हमारी ये जा रही थी, ठीक है। तो डिमांड एंड सप्लाई कर्व कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट हुआ।
अब अगर हम कहें कि सप्लाई कम होती है तो कहाँ जाएगा, और सप्लाई ज्यादा होती है तब कहाँ जाएगा। तो अगर हमारी सप्लाई यहाँ पर बोले कि कम हो रही है तो सप्लाई अगर कम होगी तो अपवर्ड शिफ्ट करेगा। ठीक है, अपवर्ड शिफ्ट कर रहा है, ये देखो क्वांटिटी यहाँ पर सप्लाई की कम हो रही है। ठीक है, इधर को जब शिफ्ट होगा तो कम होगी, तो यहाँ पर कम हो रही है तो ये वाला हमारा सप्लाई कर्व आ जाएगा। एंड यहाँ पर जो इंटरसेक्ट कर रहा है ये इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया जब कम हुई सप्लाई। अब अगर सप्लाई ज्यादा हुई तो इधर को शिफ्ट करेगा, ये Q जो है Q से Q1 हो जाएगा एंड हमारा डिमांड कर्व सेम रहेगा, तो ये वाली सप्लाई वाली कर्व आ जाएगी एंड ये पॉइंट पर जहां इंटरसेक्ट करेगा वो आ जाएगा हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट। आई होप बहुत अच्छे से मैंने सारी चीजें बताई हैं। अगर ध्यान से देखा होगा तो मार्केट डिमांड, मार्केट सप्लाई, इक्विलिब्रियम बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ठीक है, जो चीज नहीं समझ आई कमेंट करके पूछ लेना मुझसे। एंड आज की वीडियो में हमने देखा कि मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई क्या होती है, दोनों चीजों में कैसे करके हम सारी चीजें देखते हैं, कैसे शिफ्ट होता है एंड क्या होता है इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो सबसे पहले हमने देखा यहाँ पर मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई क्या होती है। ठीक है, डिमांड के बारे में एंड उसका स्केड्यूल कर्व आई थिंक अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड देन सप्लाई, उसका स्केड्यूल कर्व एंड इक्विलिब्रियम पॉइंट, इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होता है। देन शिफ्ट कि हमारा डिमांड में कैसे शिफ्ट होगा एंड सप्लाई में कैसे होगा और इक्विलिब्रियम में कैसे होगा। आई होप आप लोग को लेक्चर हेल्पफुल रहा होगा। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम नेक्स्ट पॉइंट। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।